नमस्कार दोस्तों। क्या, कब, कहाँ और कैसे इस लेसन के पहले पार्ट में हमने देखा था कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। जैसे कि अनाज और फसल उपजाना कहाँ शुरू किया गया, सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के बारे में हमने मानचित्र के आधार पर जानकारी हासिल की। आज हम देखेंगे कि हमारे देश को इंडिया ये नाम कैसे मिला। पहले हमारे देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता था। इंडिया इस शब्द का अर्थ जाना जाए तो इंडिया शब्द का अर्थ इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हम जब अपने एटलस में ध्यान से देखते हैं तो हमें ईरान और यूनान का पता लगता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और उस नदी के क्षेत्र के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया है। और दूसरी तरफ हम जब लगभग 3500 वर्ष पुरानी संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद का पठन करते हैं तो वहाँ हमें मिलता है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भी किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम के लिए भी होने लगा। अब हम देखेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका ऐसा भी है जो अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन पुस्तकों का पठन करना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, और यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ हाथ से निकलता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि हमें हमारे पाठ्यपुस्तक में दिखाई गई है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। अब हम देखेंगे कि ये पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती थी और इनमें क्या लिखा जाता था। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलते थे। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखे मिलते थे। प्राकृत भाषा के बारे में कहा जाए तो इसका प्रयोग उस समय आम लोगों द्वारा किया जाता था। हमारे पाठ्यपुस्तक में लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख का चित्र दिया गया है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। हम जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग भी करते हैं। यह अभिलेख उस क्षेत्र में उस समय बोली जाने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया हमें दिखाई देता है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोदे हुए पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अभिलेख कौन और क्यों उत्कीर्ण करवाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी
अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए बताया जाए कि कोई शासक ने लड़ाइयों में विजय हासिल की तो उनका कार्यों का लेखा जोखा उस अभिलेख में उत्कीर्ण किया जाता था। अब हम जानेंगे कि पुरातत्वविद मतलब क्या। हमने देखा कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि और अभिलेख हमें अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। हमारे किताब में बाएं तरफ एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ पात्र दिया गया है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का दिया गया है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हम इस सिक्के को ध्यान से देखें तो हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाला सिक्का इससे कितना भिन्न है ये हमें दिखाई देता है। ऐसी वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी होने के कारण ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं और खुदाई में पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिलती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच पाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि इतिहासकार किसे कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से मिली जानकारियों के आधार पर ये इतिहास लेखन करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि अतीत एक होता है या अनेक। जब हम पुस्तक के शीर्षक पर ध्यान देते हैं तो हमें एक बात ज्ञात होती है कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि उस समय अलग अलग समूहों में रहने वाले लोग अतीत के अलग अलग मायने रखते थे। जैसे कि उस समय के पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से भिन्न था तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। उदाहरण के लिए बताया जाए तो आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह के भेद अतीत में भी हुआ करते थे। अब हम जानेंगे कि पुरातत्वविदों की मदद से अतीत के बारे में हमें कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। इसी कारण हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। लेकिन शिकारियों, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम लोग पहले अपने कार्यों का लेखा जोखा न रखने के कारण उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब हम तिथियों का मतलब जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति आके हमें तिथियों के बारे में पूछता है तो हम उसे उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे बताते हैं।
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद की यह बात है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। अब हम इतिहास और तिथियों के बारे में जानेंगे। हम अक्सर किताबों में देखते हैं कि बीसी ऐसा कुछ लिखा हुआ हमें दिखता है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी लिखा हुआ पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो चुका है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान से पहले, ऐसा इसका अर्थ होता है।